नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ सम स्पेशल सीरीज़ के बारे में, यानी कि कुछ विशेष श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनका योग हमको निकालना होगा। सम ऑफ सम एपी के बारे में, यानी कि कुछ ऐसे श्रेणी भी होते हैं जो कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी बनाते हैं, उनके भी योग के बारे में पढ़ेंगे और नंबर्स के कुछ और क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे ताकि हमारे पिछले क्लास का रिवीजन हो सके। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे ताकि पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द नंबर 23x इज डिविजिबल बाय 33। हमसे एक ऐसा नंबर पूछा गया है x एक डिजिट है, तो ये 3 डिजिट्स का नंबर है। सवाल में हमको 3 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, 1, 2 और 3, जिसमें से x की वैल्यू हमको ढूंढनी है। x ऐसा नंबर होना चाहिए ताकि 2, 3 और x यहाँ पे जो भी डिजिट रख रहे हैं उसको रखने पे ये जो नंबर बनेगा ये 33 से पूरा डिवाइड हो सके। तो अब हमको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वो 33 से डिवाइड हो सके। 33 को अगर हम तोड़ें तो इसके 2 फैक्टर मिलेंगे हमको, एक मिलेगा 3 और दूसरा मिलेगा 11। ठीक है। अब अगर एक सही तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाए तो हम एक नंबर लेंगे 2, 3 और 2, 3x जो कि 3 से और 11 से, 3 से और 11 से दोनों से डिवाइड हो सके। तो उसके हिसाब से हम x को ढूंढेंगे। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं 11 से भी चेक कर सकते हैं या फिर 3 से भी चेक कर सकते हैं। 3 से कर लेते हैं, 3 से चेक करना थोड़ा आसान होगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि जितने भी डिजिट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 है प्लस 3 है प्लस x है, इन सभी का जो योग होगा वो एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 3 से यानी कि 3 से डिविजिबल हो। ठीक, यही पढ़े थे कल हम डिविजिबिलिटी रूल में। तो 3 और 2 होते हैं 5, 3 2 को जोड़े तो आ गया 5 प्लस x, एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 3 के पहाड़े में आ जाए। अब वो नंबर क्या क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 1 रख दें तो 5 और 1 हो जाएगा 6। 6 एक ऐसा नंबर है जो 3 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ पे 1 रखा जा सकता है। 1 के बाद यहाँ पे 4 भी रखा जा सकता है। 4 को रखने पे ये 9 बनेगा, तो 9 भी क्या होता है, 3 के पहाड़े में आता है। 4 के बाद और क्या रख सकते हैं, 5 4 9 हो गया, 4 में 3 और जोड़ देंगे 7, 7 रखेंगे तो भी 7 5 12 होता है, 12 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 7 के बाद 3 10, 10 नहीं रख सकते। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या मिल गया यहाँ पे रखने के लिए, 1 मिल गया, 4 मिल गया और 7 मिल गया। हम इस x की जगह पे 1, 4 और 7 रख सकते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम चेक करें तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि अगर ऑड प्लेसेस में आने वाले नंबर्स का सम और इवन प्लेसेस में आने वाले नंबर्स के सम का अगर हम डिफरेंस निकालें, दोनों ही जो सम आए हैं उनका हमको अंतर निकालना है। अंतर यदि 0 आ गया तो भी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, या फिर अंतर 11, 22, 33 ऐसा कोई नंबर आ गया तो भी वो 11 से डिविजिबल होगा। तो अगर इसमें हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएं तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से ये होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है 2 है, 3 है, x है। तो अल्टरनेट पोजीशन वाले नंबर्स को हमको जोड़ना होता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस 2 मिल गया और ये अकेला नंबर बच गया 3। तो x प्लस 2 में यदि मैं 3 घटा दूं तो आंसर या तो 0 आ जाए, एक केस ये बन सकता है। दूसरा केस ये बन सकता है कि x प्लस 2 में यदि मैं 3 घटा दूं तो आंसर हमारा 11 आ जाए। क्या ये पॉसिबल होगा कि मैं x प्लस 2 में 3 घटाऊं तो 11 आ जाए? अगर मैं x को 9 भी रख दूं, सबसे बड़ा जो डिजिट होगा वो 9 होता है, 9 रखूंगा तो 9 प्लस 2 11 होता है। 11 में 3 घटाने पे 11 कैसे आ सकता है? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये केस पॉसिबल नहीं है, तो इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। पहला केस पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक, फिर दूसरे केस पे चलते हैं।
दूसरा मतलब ये जो पहले हम लिख चुके हैं इस पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, अंतर आ रहा है, वो 0 आ रहा है। तो 0 कब आएगा? जब x की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 2 में 1 जोड़ने पे 3 आएगा और 3 में 3 माइनस करने पे ही 0 आएगा। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर तरीका था इसको बनाने का, इस सवाल को। लेकिन एग्जाम में आएगा तो हम कैसे बनाएंगे? एग्जाम में आएगा तो या तो जल्दी जल्दी इस तरीके से बना लो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करोगे डायरेक्टली एक बार में बन जाएगा, या फिर ऑप्शन से हम आंसर को निकाल सकते हैं। तो अभी तो हमको पता चल गया कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन से कैसे निकाला जाएगा? मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ 3 को, तो 3 को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ x की जगह पे, तो ये नंबर बन जाएगा 2, 3 और 3। 2, 3 और 3, अगर ये हमारे पास दो नंबर है 3 और 11, 2, 3 और 3, 233 बन गया। 233 के हिसाब से अगर मैं चेक करूं तो वो 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा। मैं इसको बना के रखता हूं, इस नंबर को रख लेता हूं। तो पहला हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है 233। 233 बन रहा है पहला। दूसरा क्या क्या नंबर है हमारे पास? 3 है, 4 है, 9 है, 1 है। 3, 4, 9, 1। यहाँ पे 4, 9 और 1, और यहाँ पे 2, 3 था, 2, 3 था और 2, 3। ऐसे फटाक से अपने रफ शीट में ऐसा लिख लेंगे नंबर्स को और चेक कर लेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 और 11 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो ये 3 से डिवाइड होगा क्या? 3 और 3 कट गए, ये बच गया, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इस ऑप्शन को हटा दो यहाँ से। दूसरा 2, 3, 4, 4 और 2 6 होते हैं, 6 और ये 3, ये हो गया 9। तो ये 3 से तो डिविजिबल है, 11 से है क्या? 4, 2, 6, 6 में से 3 घटाओगे तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, मतलब 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन भी हट गया हमारा। अगला ऑप्शन देखते हैं, 9, 2, 9 तो हट गया, 3 से डिविजिबल है, 3 भी हट गया, 3 से डिविजिबल है, 2 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो 3 से ही डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन अपने हट गया। लास्ट वाले नंबर को चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही ऑप्शन था। नन ऑफ दीज होता तो इसको भी चेक करते। तो अब हम क्या करेंगे, इसको टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सारा काम हमको बहुत जल्दी से करना रहेगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी 1। तो x की जगह पे 1 रखने पे जो नंबर बनेगा वो होगा 231। 231 एक ऐसा नंबर है जो कि 33 से डिविजिबल है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच 653xy इज डिविजिबल बाय 90। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि 90 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 90 को अगर हम दो नंबर्स में तोड़ें और दोनों के दोनों को प्राइम्स हों, को प्राइम्स मतलब दो ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 आता हो, तो यहाँ पे इसको हम तोड़ेंगे दो नंबर्स में, एक रहेगा 9 और दूसरा रहेगा 10, क्योंकि हमको दोनों का ही डिविजिबिलिटी रूल पता है। तो यदि कोई नंबर 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब उसके यूनिट्स प्लेस यानी कि इकाई का अंक 0 होगा। यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट है ये होगा 0। तो यूनिट्स प्लेस में यहाँ पे देख लो, यूनिट्स प्लेस में जो डिजिट है वो है y। इसका मतलब y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। तो दो ऑप्शन बच रहे हैं हमारे पास, ये दोनों तो कट गए, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक सही आंसर होगा। तो y की जगह हमारा आ गया 0। अब आगे x निकालने के लिए हमको मदद लेनी पड़ेगी इस 9 की। तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? देखो यहाँ पे तो आ गया 0, तो नंबर बन गया 6, 5, 3, x और 0। अब ये जो पूरा नंबर है ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से डिवाइड करने के लिए, भाग देने के लिए जो सारे अंक होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उनको जोड़ के एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 9 के पहाड़े में आ जाए। तो यहाँ पे 9 के पहाड़े में लाने के लिए हम क्या करते हैं, 6 और 3 का जोड़ी बना देते हैं। 6 और 3 को जोड़ के 9 हो गया, तो इसको हटा दिए। अब बच रहा है 0, 0 तो कुछ करेगा नहीं काम, तो इसको भी हटा देते हैं। तो अब बचा 5 और x। 5 और x को जोड़ने पे तो 5 प्लस x, 5 प्लस
x एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 9 के पहाड़े में आ जाए। तो 9 के पहाड़े में आने वाले नंबर होते हैं 9, 18। तो ये 9 बन सकता है क्या? बन सकता है। x की जगह यदि हम 4 रख देंगे तो 5 + 4 हो जाएगा 9। 18 बन सकता है क्या? x एक सिंगल डिजिट नंबर है। सिंगल डिजिट नंबर को यदि हम 5 में जोड़ें तो 18 नहीं बन सकता। 18 बनाने के लिए 5 में 13 जोड़ना पड़ेगा, और 13 क्या है? 2 डिजिट्स का नंबर है। तो x की वैल्यू 13 नहीं हो सकती। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? 4 है। ठीक है, 4 कैसे? क्योंकि ये अगर 4 होगा तो 4 + 5 हो जाएगा 9। तो 9 आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर क्या है? 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से निकाले तो इस x की वैल्यू मिल गई 4। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4, और y x की वैल्यू हो जाएगी 4 और y की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रिवीजन हो गए कल के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट के। अब आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कि सम स्पेशल सीरीज, श्रृंखलाओं का योग। तो पहला जो सीरीज है वो है एक नेचुरल नंबर्स की सीरीज, 1 + 2 + 3 + 4। ऐसे अगर n तक हमको नंबर्स दिए गए हैं, n मतलब कोई नंबर है, n की जगह पे हो सकता है 11 दिया हो सकता है 50 दिया हो सकता है 100 दिया हो सकता है 999 दिया हो, कुछ भी दे सकते हैं। बोलेंगे कि 1 से लेके यहाँ तक सारे नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्याओं का योग निकालो। तो उसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास n × n + 1/2। यहाँ पे n क्या है? n आखिरी जो नंबर है वही हमारा n हो जाएगा, कि इस सीरीज में कितने सारे अंक, कितने सारे नंबर हैं वो हमको देखना है, वही n होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमको याद रखना है। फॉर्मूला है n × n + 1/2। कब? जब यहाँ नंबर के ऊपर पावर 1 है। 1 के ऊपर पावर 1, 2 के ऊपर भी पावर 1, 3 के ऊपर भी पावर 1, 4 के ऊपर भी पावर 1। जब नंबर्स के ऊपर पावर 1 है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं इन नंबर्स के ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई भी घात नहीं है, उसका मतलब भी वही होगा कि वहाँ पे 1 है। ठीक है, तो सीधे सीधे नंबर्स को अगर जोड़ रहे हैं, n नंबर्स हैं, तो उनका सम हो जाता है n × n + 1/2। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा है कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते तक n के स्क्वायर तक का हमको क्वेश्चन दे दिया गया है। तो ऐसे भी जब सीरीज मिल जाएगा तो उसका भी हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद रखना है और क्वेश्चन में अप्लाई कर देना। तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। फिर से एक बार देखते हैं, n × n + 1 × 2n + 1 / 6। ये फॉर्मूला हो गया। कब? जब नंबर्स के स्क्वायर का सम है, वर्गों का योग है। ठीक है, तीसरा जो कंडीशन है, यदि नंबर्स के क्यूब का योग सम हो या योग हो, तो फॉर्मूला कैसा? अगर ध्यान से देखोगे इस फॉर्मूले को और जो सबसे पहले फॉर्मूला दिया हुआ है ये वाला, इन दोनों फॉर्मूले को अगर देखें हम, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पावर 1 है और यहाँ स्क्वायर का अंतर है। तो इनके ऊपर पावर 1 और ये जो फॉर्मूला बना है इसके ऊपर पावर 2 हो जाती है। तो इसको याद करने में हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या बन जाएगा फॉर्मूला? n × n + 1 / 2। इन सारे नंबर के ऊपर पावर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले याद रखेंगे। अब इनके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे कहाँ तक हमको जोड़ना है? सारे नेचुरल नंबर्स को, 100 तक के सारे नेचुरल नंबर्स को जोड़ना है और बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो पहले फॉर्मूले को लगाते हैं। पहला फॉर्मूला है हमारे पास 1 + 2 + 3 ऐसे चलते चलते n तक यदि हमको दिया गया है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। अब देखो यहाँ पे n की जगह पे क्या है? लास्ट नंबर 100 है। इसका मतलब इस सीरीज में टोटल 100 नंबर्स हैं। तो n की जगह हम रख देते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में 100। तो n की जगह 100 रखोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा, इस फॉर्मूले में रखते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा 100 × 1 बढ़ा के, n + 1 मतलब उस नंबर में 1 बढ़ा देना है, तो 1 बढ़ाने पे बन जाएगा 101, और डिवाइड करना है इसको 2 से। 2 से काट देंगे 100 को, 100 कट जाएगा 50 बार में,
और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 101 से। 50 को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 505 हो जाएगा, और फिर एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो लगा देंगे, तो 505 के बाद एक ज़ीरो। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है 5050। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया इजी क्वेश्चन था ये। 5 0 5 और 0 ये आंसर आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाना है हमको? 20 का स्क्वायर तक सारे नंबर्स को जोड़ लेना है। अब स्क्वायर वाले फॉर्मूले तो हम पढ़ें, स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ें, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होता है? शुरुआत होती है उसकी 1 से। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 होना चाहिए, उसका स्क्वायर होना चाहिए, और ऐसे चलते चलते n का स्क्वायर होना चाहिए। ये शुरुआत हो रही है 1 से या 2 से, ये 2 से शुरू हो रहा है, और जितने भी नंबर्स हैं उन सब के अंदर 2 है, तो सबसे हमको 2 कॉमन निकालना पड़ेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ऐसे ही टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो हमको उस ट्रिक को पकड़ना रहता है। यहाँ पे क्या चालाकी की गई है, ये जो सीरीज़ दी गई है इन सारे नंबर्स में 2, देखो जो 2 है वो 1 का डबल है, जो 4 है वो 2 का डबल है, 6 है वो 3 का डबल है, 8 है वो 4 का डबल है, और वैसे ये जो 20 है वो 10 का डबल है। तो सबसे 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो बहुत ही ध्यान से कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे जो 2 का स्क्वायर है, अगर उससे मैं 2 बाहर निकाल दूं तो इससे 2 बाहर 2 का स्क्वायर था, ये हो जाता 4, ये हो जाता 4 प्लस ये हो जाएगा 16। होगा क्या, ये 2 का स्क्वायर बन रहा है ना, इससे हम 2 निकालेंगे तो 2 अकेला नहीं निकलेगा, वो स्क्वायर के साथ निकलेगा, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है। तो देखो उसको लिखेंगे कैसे, उसको लिखने के लिए इसको मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और पूरे का स्क्वायर, प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और पूरे का स्क्वायर, प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और पूरे का स्क्वायर, प्लस ऐसे चलते चलते हमको जाना है प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 और सब का स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर 2 है, 2 है, 2 है, सब के अंदर 2 2 2 है, तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर भी होगा, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर होगा, हर जगह 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 का स्क्वायर निकाल लें बाहर तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा बाहर, यहाँ पे बचेगा, ये बच गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस इस 2 का स्क्वायर हम बाहर निकाल लिए तो दूसरे 2 का स्क्वायर बच गया, तो इस 2 का स्क्वायर बच गया तो 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर निकल गया बाहर तो 3 का स्क्वायर बच गया, प्लस ऐसे चलेगा ये सीरीज, और कहाँ तक चलेगा, लास्ट वाले में से 2 का स्क्वायर बाहर जाएगा तो 10 का स्क्वायर बच जाएगा, तो यहाँ पे बच रहा है 10 का स्क्वायर। तो इन सबको जोड़ना है। अब देखो ये हमको हमारे सीरीज के जैसे दिखने लग गया, तो हमेशा हमको क्या करना है, जो भी श्रृंखला दी जाती है उसको तो पहले पहचानना है कि जो स्टैंडर्ड सीरीज़ होती है जिसके बारे में हमने पढ़ा है उसमें से ये कौन सी सीरीज़ बन सकती है, तो वो पहचान लेंगे तो हमारा आधा काम हो जाएगा। अब ये सीरीज़ बन गई है, इसमें कितने टर्म्स हैं टोटल, 10 टर्म्स हैं, क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पे 10 है, 10 का स्क्वायर है, तो हमको पता चल गया 10 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब इसमें मैं लगा देता हूँ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला था, अगर स्क्वायर वाले टर्म्स हैं जो ऐड हो रहे हैं तो उसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, लिख देता हूँ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। n की जगह हमको रखना पड़ेगा 10, तो n की जगह अगर 10 रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू n, 2 इंटू 10 रखेंगे तो आ जाएगा 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 में सबसे पहले मैं 2 को काट देता हूँ, तो 2 यहाँ पे कट जाएगा, 2 आ जाएगा और ये 3 बचेगा, 3 से मैं काट रहा हूँ इसको एक बार, ये कट जाएगा 7 बार में। अब हमारे पास जो नंबर आ गया 7 इंटू 11, ये हो जाएगा 770, 7 इंटू 11 77, उसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे 770 और 770 का डबल करेंगे
तो जब 770 का डबल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 770 मल्टीप्लाइड बाई 2, डबल करोगे तो 0 का डबल 0, 7 का डबल 14, कैरी 1, 2 7 14 प्लस 1 15, 1540, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है तो एक ऑप्शन हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं 1540, ऑप्शन नंबर ई 1540। अब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 1540। तो बहुत ध्यान से बनाना इन क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर हम कॉमन निकालेंगे तो ये आंसर आएगा। गलती से भी अगर सिर्फ और सिर्फ 2 बाहर निकालोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 770, क्योंकि 770 का डबल नहीं करोगे। तो 770 का डबल करना ज़रूरी है, क्योंकि 2 का स्क्वायर बाहर निकला था तो 4 बना था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आ गया है, सिंपल सा सवाल है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और ये क्यूब कहाँ तक चल रहा है, 20 तक। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 20 है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है इसका, इस टाइप के क्वेश्चन में n प्लस 1 अपॉन 2 और पूरे का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो n की जगह पे रखना है हमको। यहाँ पे देखो 20 दिया हुआ है तो 20 रख देंगे। तो n की जगह 20 रखते हैं तो ये बन जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 में 1 जोड़ेंगे 21 अपॉन 2 और पूरे का स्क्वायर। तो जब पूरे का स्क्वायर करेंगे, पहले तो इसको काट देते हैं, ये 10 बन जाएगा। उससे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 इंटू 10 210, 210 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 210 का स्क्वायर। 210 का स्क्वायर करने के लिए हम लास्ट के 0 को छोड़ देंगे। 21 का स्क्वायर हमको पता है कि 441 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 441 और 0, एक 0 था, स्क्वायर होके 2 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 0 हम लगा देते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा 44,100, 44,100 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ चलो, सम ऑफ सीरीज के ये क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी पे। तो समांतर श्रेणी जब भी दी जाएगी, समांतर श्रेणी की खासियत ये होती है कि जो पहला नंबर होता है उसमें हर बार सेम नंबर जुड़ता जाता है। तो इस टाइप की अगर हमारे पास श्रेणी है तो उसके n पदों का योग यानी कि सम ऑफ n टर्म्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है। सम ऑफ n टर्म्स क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, जिसमें कि a, सबसे पहले देखते हैं कि a क्या है। a होता है फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद जो हमारे सीरीज का पहला नंबर होगा उसको हम a बोल देंगे। उसके बाद आता है d, किसी भी AP में a और d हमको मिल जाए तो हम उस AP में जो भी पूछा गया वो पूरे सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर। उसके बाद आता है n, जितने भी पदों का योग निकालना है, जितने भी टर्म्स का सम निकालना है वो n होता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या। फिर आता है SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स यानी कि n पदों का योग। तो इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे। जैसे कि एक AP दिया हुआ है, ठीक है, तो AP में पहला टर्म जो दिया हुआ है वो 41 दिया हुआ है, दूसरा टर्म दिया हुआ है 35, फिर दिया हुआ है 29, और ऐसे ही ये सीरीज चल रही है। तो अगर इस सीरीज को ध्यान से देखें तो 41 से गए 35, यानी कि वो जो 41 नंबर था वो 6 कम हो गया। 41 में 6 माइनस करेंगे तब 35 आएगा, 35 में भी 6 माइनस करेंगे तो 29 आएगा। तो इस सीरीज को देख के ये समझ में आ रहा है कि इनके बीच का डिफरेंस कॉमन है, तो सार्व अंतर हो गया वो। ठीक है, तो AP पहचानने का यही तरीका है कि हम सभी के बीच का डिफरेंस निकाल लें, और जहाँ पे भी जब भी डिफरेंस सेम आ जाएगा तो वो सीरीज जो हो जाएगी AP की हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको ये तो पता चल गया कि ये जो सीरीज है ये AP है। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले तो हमको A दिया गया है जो कि 41 है। उसके बाद D हम निकाल लिए दूसरे पद में से, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके,
तो वो आ गया 35 माइनस 41 यानी कि -6 आ गया। ठीक है, ए मिल गया, डी मिल गया, और हमको ऐसे बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 पदों का योग निकालना है। तो 10 टर्म्स के सम को निकालना मतलब n की वैल्यू हो गई 10 और हमको निकालना है S10। ठीक है, तो फॉर्मूले में रख देते हैं हम वैल्यू को। तो S10 की वैल्यू आएगी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n की जगह हम रखेंगे, n की जगह रखना है 10/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a, 2a a की जगह रखेंगे 41 प्लस n-1 यानी कि 10-1 तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय d है -6। d की जगह -6 रखना पड़ेगा, माइनस साइन छोड़ना नहीं है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। 2 से इसको काट देते हैं, ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, ठीक। अब अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो मैं आगे इसको कैलकुलेट करने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि 5 से विभाजित हो रहा है और यहाँ पे ये 5 से मल्टीप्लाइड बाय कुछ नंबर आ रहा है। तो मैं बिना सोचे समझे ऑप्शन ए को लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 5 से डिवाइड हो रहा है। और ये 5 को कैसे मैं पकड़ लिया, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 5 मल्टीप्लाइड बाय कुछ नंबर आएगा, यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो एक नंबर बनेगा, उससे 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऐसा नंबर आएगा जिसमें लास्ट में 0 या 5 हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो इसको मैं टिक कर देता हूँ और यहाँ पे आगे सॉल्व करके भी चेक कर लेता हूँ कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 2 इंटू 41 करेंगे तो आ जाएगा 82। 82 बाहर में है 5, तो यहाँ पे 5 इसको मल्टीप्लाई की 82 माइनस 9 छके 54 -54 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच रहा है 8, 12 में से 4 चला जाएगा, 8 बचेगा, एक इधर आ जाएगा 6, तो 6 इसमें से माइनस करेंगे तो 2 बच रहा है और बाहर में क्या बचा है 5। 5 इंटू 28 करेंगे तो 28 गुणित 5 करते हैं तो 140 आता है, 140 आता है। तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 100 एंड 200। अब ये जो सवाल है ये मैं आपके लिए रखा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है और इसका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखो, यहाँ तक जो था हमारा सम ऑफ एपी वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम कुछ रूल देखते हैं डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर के बीच का। डिविडेंड किसको बोलते हैं, उस नंबर को बोलते हैं जिसको डिवाइड किया जाता है, हिंदी में इसी को बोला जाता है भाज्य। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिवाइजर, हिंदी में उसको बोला जाता है भाजक। ठीक है, फिर जो आंसर आता है उसको बोलते हैं भागफल और जो रिमाइंडर बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। इंग्लिश में जो आंसर आता है क्वोशेंट, जो शेष बचता है उसको रिमाइंडर बोल देते हैं। तो इनके बीच में रिलेशन होता है, रिलेशन को देख लेते हैं एक बार। रिलेशन होता है डिविडेंड यानी कि भाज्य जो है वो बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। तो यहाँ पे भाज्य भाजक मल्टीप्लाइड बाय भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो इस रिलेशन से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, देखते हैं आगे क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 35, हमको बोला जा रहा है कि किसी नंबर को यदि हम 35 से डिवाइड करें, इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 14। तो रिमाइंडर क्या बचता है हमारे पास, 14 बच जाता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। तो जो नंबर हमको पहली बात तो नंबर के बारे में हमको क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताया है कि जब उसको 35 से भाग दिया जाता है तो 14 शेषफल बचता है यानी कि 14 रिमाइंडर बचता है। क्या वो नंबर हमको दिया गया है, तो वो
नंबर हमको बताया नहीं गया है, ठीक है। तो नंबर हमको बताया नहीं गया तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो अभी अभी हम जो रिलेशन पढ़े हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, उसकी मदद से हम नंबर बनाएंगे और उस नंबर को हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बचेगा, क्या शेषफल बचेगा। तो हम उसको जो नंबर बनाएंगे उसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे। चलो तो क्वेश्चन के हिसाब से हम बनाते हैं। क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि जब नंबर को डिवाइड किया जाता है 35 से तो शेषफल बचता है 14। तो कौन सा रूल लगाते हैं हम? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस रूल को लगा देते हैं। तो इस रूल को जब लगाएंगे, डिविडेंड हमको निकालना है, वो तो हमारा नंबर है n मान लेते हैं। नंबर इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर है 35, 35 से डिवाइड करने के लिए बोला गया है। भाजक हमारा 35 यानी कि 35 हो जाएगा। तो 35 मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट को हम मान लेते हैं q, क्वोशेंट भी नहीं पता तो उसकी जगह q लिख देते हैं, प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमको बोला गया है कि 14 बचता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 14। अब इसी नंबर n को यदि 7 से डिवाइड किया जाए, तो मैं 7 से डिवाइड करूं, तो 7 से डिवाइड करता हूं तो इधर भी मैं 7 लिख सकता हूं, या तो इसको 7 से डिवाइड करके देख लो, या तो इस पूरे नंबर को 7 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है। तो इधर तो मेरे पास n है, n को मैं कैसे डिवाइड करूंगा? नहीं कर पाऊंगा, मेरे को नहीं पता चलेगा कि रिमाइंडर क्या बचने वाला है। तो इधर राइट साइड में जो हम बनाए हैं 35 मल्टीप्लाइड बाय q प्लस 14, इसको दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देता हूँ मैं। 35 मल्टीप्लाइड बाय q अपॉन 7 प्लस 14 अपॉन 7। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये 7 से कट रहा है एक बार में, ये कट रहा है 5 बार में, यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। वैसे ही ये 7 से कट गया एक बार में, ये कट गया 2 बार में, यहाँ पे भी कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। तो दोनों ही जगह पे नो रिमाइंडर, कोई भी शेषफल नहीं बच रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में या तो नो रिमाइंडर होगा या तो 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 0, तो ऑप्शन ए 0 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, अब क्लासिफिकेशन नंबर्स का हम कल किए हैं, तो वो 5 मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं, नंबर्स पूरे हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम अलग तरीके से क्लासीफाई यानी कि वर्गीकरण कर सकते हैं नंबर्स का, जैसे कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स को हिंदी में बोला जाता है सम संख्याएं, और ऑड नंबर्स को हिंदी में बोला जाता है विषम संख्याएं। इनकी खासियत होती है, जो इवन नंबर्स होते हैं यानी कि सम संख्याएं होती हैं, वो 2 से विभाजित हो जाते हैं यानी कि 2 के टेबल में आने वाले नंबर होते हैं। जो ऑड नंबर्स होते हैं ये 2 से विभाजित नहीं होते यानी कि 2 के पहाड़े में नहीं आते। तो इवन नंबर्स में आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, तो ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे ये सारे इवन नंबर्स होंगे। और जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, 11, ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 के पहाड़े में नहीं आते, तो ये विषम संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो प्राइम नंबर्स की जो खासियत है वो ये है कि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे, यानी कि ठीक 2 इसके गुणनखंड होंगे। और वो 2 गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? पहला फैक्टर होगा 1 और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे, ठीक 2 गुणनखंड होंगे, और वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे? एक तो वो नंबर खुद हो जाएगा और दूसरा 1 होगा। ये हमको ध्यान रखना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है, हाँ, अगर एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं यानी कि कितने अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर 50 से 100 तक कितने हैं, या फिर 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो उसके लिए हम पहले से तैयारी कर लेते हैं और याद करके रख लेते हैं कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर्स, 15 अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन से हैं? तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और
47। तो ये 15 ऐसे अभाज्य संख्याएं हैं जो 1 से लेके 50 के बीच में आते हैं। इनको डिवाइड करने वाले कोई दूसरे नंबर नहीं है, या तो 1 डिवाइड करेगा या तो ये नंबर खुद ही अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं और कोई तीसरा नंबर इनको डिवाइड नहीं करता। उसके बाद 50 से 100 के बीच में फिर 10 प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला जो नंबर है वो 53 है, फिर 59 है, फिर 61, 67, 61, 67, 71, 73, 83, 89 और 97। तो ये 10 नंबर्स हैं जो कि 50 से लेके 100 तक के बीच में आते हैं और प्राइम नंबर्स हैं। तो टोटल यदि हमसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो हम इन दोनों नंबर्स को जोड़ देंगे, यहाँ के 15 नंबर्स और यहाँ के 10 नंबर। तो 15 + 10 यानी कि 25 ऐसे नंबर होंगे जो 1 से बड़े हैं और 100 से छोटे हैं और प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, चलो आगे। को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। तो को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 आए, यानी कि इनका महत्तम समापवर्तक 1 आना चाहिए। तो एक ऐसा नंबर जो दिए हुए दोनों नंबर को डिवाइड कर दे वो 1 होगा, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर इनका दूसरा नहीं मिलेगा। तो वो दोनों नंबर कैसे हो जाएंगे? को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या है। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम्स। हमको दिया गया है कि यहाँ पे कुछ नंबर्स का ग्रुप दिया गया है और हमको पहचानना है कि इनमें से को प्राइम्स कौन कौन से। तो ऑप्शन को यदि हम देखें तो पहले ऑप्शन में है 1, 2। क्या 1 और 2 को प्राइम है? अब यहाँ पे हमको ये लॉजिक नहीं लगाना है कि ये दोनों के दोनों नंबर प्राइम नंबर हों, यानी कि अभाज्य संख्याएं हों। तो अगर ऐसा लॉजिक लगाएंगे तो 1 और 2 में एक प्राइम नंबर नहीं है, एक प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इस ऑप्शन को हटा देंगे। ठीक है, वैसे 2 और 3 दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, तो हम बोलेंगे कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट बी हो जाएगा, जो कि गलत आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हम अगर डेफिनेशन पे जाएं, देखो फिर से को प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है? ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF क्या हो? 1 हो। दो नंबर्स जिनका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो और वो हो 1। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 1 और 2 का कॉमन फैक्टर HCF निकालें तो इनका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों के दोनों को प्राइम है, ये वाले को प्राइम हो गए। ठीक है, इसको मैं टिक कर देता हूँ, ये को प्राइम है। दूसरा, यदि मैं 2 और 3 का HCF निकालूं तो इनका HCF भी 1 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड करे, एक को छोड़ के। तीसरा, 4 और 9 का HCF निकालो। अब ये दोनों नंबर तो प्राइम नंबर्स नहीं है, फिर भी ये दोनों को प्राइम होंगे क्योंकि इनका HCF भी 1 आएगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 4 और 9 दोनों को डिवाइड कर दे 1 को छोड़ के। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ऐसे नंबर हो गए जिनका HCF 1 हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, A, B एंड C। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में हम यहीं तक रखेंगे, आगे हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। नमस्कार।